वर्ल्ड। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस सेशन में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस करूंगी जो पीआरएमओ में आ चुके हैं और आपके एनटीएसटी लेवल 2 के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इसके बाद मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चों, आपने पॉलिनोमियल के बारे में सुन रखा होगा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या फिर ये भी कह सकते हैं हम t क्यूब प्लस 2t प्लस 1, ये इस तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ये पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये x में वेरिएबल x के साथ एक पॉलिनोमियल है, ये भी वेरिएबल x में एक पॉलिनोमियल है, और थर्ड जो है वेरिएबल t में एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कांस्टेंट नंबर यूज किए जाते हैं जो कि रियल नंबर्स होते हैं। अब इसी में क्या होता है कि ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इसमें इनकी एक कंडीशन होती है कि जो इनका वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, 1 है। लाइक दिस कि अगर हम कहें कि 1/x², इस तरह की टर्म अगर हमें दी है तो दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वो 1 है। सेकंड एक्सप्रेशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। थर्ड एक्सप्रेशन के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो यहीं से जो ये 2 पावर वाला, जिसमें कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है, इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहीं से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सपोज 2x² प्लस 3x प्लस 1 इसको इज इक्वल टू 0 रख दें, इक्वल टू 0 हम इसको सब रख दें, तो यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसकी की फॉर्म हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें x जो है वेरिएबल है और a, b, c तीनों रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² की टर्म तो खत्म ही हो जाएगी, तो फिर डिग्री 2 पॉलिनोमियल वो रहेगा नहीं। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन होती है a 0 के बराबर नहीं हो सकता, b और c की वैल्यू 0 हो सकती है। तो अब आइए हम जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्चुअली ये हमारे मैथमेटिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज हमको दिया है कि एक रूम है और उस रूम की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 1 मीटर ज्यादा है और उसका टोटल एरिया दिया है। तो कंडीशन किस तरह से हो सकती है कि ये जो रूम है इसकी चौड़ाई x मीटर है, अब इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर ज्यादा है, यानी कि वो x प्लस 1 है। अब रूम का जो टोटल एरिया है वो 12 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है। तो बताइए कि रूम की लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का हम एरिया किस तरह से निकालते हैं, L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है। तो देखिए यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, L क्या है x प्लस 1 और इंटू बी क्या है x और एरिया क्या है 12। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x² प्लस x इज इक्वल टू 12, या हम ये भी कह सकते हैं कि x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए ये इसी फॉर्म में आ गई बिल्कुल, ax² प्लस bx प्लस c, ये x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
बिल्कुल सेम फॉर्म में दो आ गई, तो इसका मतलब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो रूम की लंबाई और चौड़ाई हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाती है। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक उसका फैक्टराइजेशन कर दिया जाए, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसकी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं। किस तरह से स्प्लिट करते हैं कि जो हमें स्प्लिट करने के बाद 2 टर्म्स मिलेंगी उनका मल्टीप्लिकेशन इस कांस्टेंट टर्म के बराबर हो और उनका सम x के वेरिएबल के बराबर, x के कोफिशिएंट के बराबर हो। तो यहाँ क्या होगा, 5 को हम 3 प्लस 2 में ब्रेक कर देंगे। तो देखिए 3 2 जा 6 होता है और 3 प्लस 2 5 होता है। अब ये बहुत सिंपली फैक्टराइज हो जाएगी हमारी। हमें मिल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो बन जाता है x प्लस 3, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बन जाता है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिल जाता है x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आगे क्या होता है, ये किस कॉन्सेप्ट पे हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं कि सपोज अगर हमें दिया है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, 2 नंबर्स अगर 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है तो यानी उन दोनों में से या तो a 0 के बराबर है या फिर b 0 के बराबर है या फिर a एंड b दोनों ही 0 के बराबर है। तो यहाँ भी यही कंडीशन है कि हमारी 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। तो यानी कि या तो x प्लस 3 0 के इक्वल है या फिर x प्लस 2 0 के इक्वल है। तो हमने जब इनको 0 के इक्वल रखा तो हमें यहाँ से x की एक वैल्यू मिल गई -3 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की 2 वैल्यू निकल के आती है, जिनको कि हम उस इक्वेशन के 2 रूट्स भी कह देते हैं। आइए अब देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किस तरह से किया जाता है। देखिए बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि सपोज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ये क्या होता है कि जो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इससे हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा, b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब देखिए अब हमारा जो टारगेट है वो है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक a स्क्वायर, सपोज ये एक टर्म हमारे पास है और दूसरी परफेक्ट स्क्वायर टर्म अभी हमें यहाँ पे लेकर आनी है और ये जो टर्म है इसको हम इसके बराबर मानते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करते हैं कि जो ये x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है b अपॉन a, हम इसको हाफ कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। ऑलवेज हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया b अपॉन 2a का
होल स्क्वायर और इसी टर्म को इक्वेशन के दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो देखिए अब जो ये हमारी टर्म है इधर, ये क्या बन गई, ये बन गई x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और जो ये राइट हैंड साइड पर टर्म है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें इक्वेशन किस फॉर्म में मिली है हमारी, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। अब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए अब ये बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो हमारा आता है सॉल्यूशन, यहाँ से देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम एक बार पॉजिटिव रखेंगे और एक बार नेगेटिव रखेंगे, तो हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ये जो फॉर्मूला है, ये इसी को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यही है, और इससे ड्राइव होके जो ये फॉर्मूला आया है, इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये श्रीधराचार्य जी ने 11वीं सेंचुरी में एक हमारे इंडियन मैथमेटिशियन हुआ है, उन्होंने इसको ड्राइव करके दिया था। देखिए हम अपनी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं और इस मेथड को यूज करके भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मेथड को यूज करके हम इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो हमें मिल जाता है 15 अपॉन 9x प्लस 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस ये आ जाता है 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम कांस्टेंट टर्म को इक्वल्स के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस 2 अपॉन 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या होता है, हम x का जो कोफिशिएंट होता है, x के कोफिशिएंट को हाफ कर देते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/6 और उसी को फिर हम अपनी इक्वेशन के दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ये माइनस का बनेगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/3
प्लस ये बन गया है 25/36। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हमें यहाँ से मिल जाता है 1/36। तो आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव 1/6 लेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक बार हम रखते हैं इज इक्वल टू 1/6 पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/6 प्लस 5/6 यानी कि x इज इक्वल टू 1। और जब हम नेगेटिव लेंगे x इज इक्वल टू x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6, तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 5/6 पॉजिटिव एंड माइनस 1/6। इसको सॉल्व करके आ जाता है 2/3। तो ये एक x की वैल्यू आ जाती है 2/3। तो इस तरह से हमें ये x की दो वैल्यूज यहाँ से मिल जाती है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम उसके बारे में आपको बताएंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको यूज करना सिखाएंगे। आइए आगे चलते हैं। आइए बच्चों अब हम रूट्स के बारे में कुछ और जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के बाद जो हमें x की दो वैल्यूज मिलती हैं उनको हम उस इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए जो हमें रूट्स मिलते हैं, दो x की जो दो वैल्यू मिलती हैं उनकी कुछ आपस में रिलेशंस होते हैं, उनकी कुछ नेचर होती है, यहाँ उनके बारे में जानेंगे। तो एक तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो हमें यहाँ से मिलता है b, a और c में जो रिलेशन होता है b² माइनस 4ac, इस टर्म को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अगर हमारी b² की वैल्यू ग्रेटर देन 4ac है तो इसका मतलब जो हमें दोनों रूट्स मिले हैं अपनी इक्वेशन के वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर b² की वैल्यू 4ac के इक्वल है तो रूट्स हमारे दोनों रियल होंगे और आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों वैल्यू सेम होंगी। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर हमारे दोनों रूट्स रियल हैं तो रियल होने के लिए ऑलवेज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है b² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac होना चाहिए। और जो हमारी फोर्थ कंडीशन है, अगर हमारे रूट रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि b² की वैल्यू लेस देन 4ac के होना चाहिए। आइए हम रूट्स के आपस में रिलेशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए सपोज हम ये मान लेते हैं कि जो इस इक्वेशन के दो रूट हैं अल्फा बीटा है, ये जो हमारे रूट होते हैं उनको हम जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, ये आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि ये जो दो रूट हमें मिलते हैं, दो वैल्यूज जो हमें x की मिलती है, वो हमने सपोज किया कि वो एक अल्फा और एक बीटा है। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इनको हम बीटा फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, दोनों रूट्स का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो ऑलवेज इक्वल टू माइनस b/a के होगा, और इन दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है अल्फा बीटा वो ऑलवेज इक्वल टू c/a के होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी काम आता है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड्स वगैरह में आपको काफी हेल्प करेगा। देखिए बच्चों, रूट्स के रिलेशन के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसके जो दोनों रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, ये हमने अभी पीछे बताया था। तो क्या होता है कि अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होती है, हमने जब पीछे एग्जाम्पल किया था तो वो इस तरह की फॉर्म में आ जाती है।
तो ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा और लेस देन बीटा हो। अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, ये केवल तभी हो सकता है जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हो और लेस देन इक्वल टू बीटा हो। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, ये केवल तभी हो सकता है या तो x की वैल्यू लेस देन अल्फा हो या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा हो। एक और कंडीशन है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन केवल तभी हो सकती है या तो x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा हो और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बीटा हो। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में काफी हेल्प करते हैं पॉइंट, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि PRMOs में पूछे गए हैं। देखिए बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस lx प्लस m इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 1, देन प्रूव दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस 1। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस lx प्लस m इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि हमारे जो दो रूट है इस इक्वेशन के वो अल्फा और बीटा है। तो हमने अभी देखा था जो रूट्स रिलेशन हमने अभी आपको बताया था कि जो रूट्स होते हैं उनका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो अब हम अपनी इस इक्वेशन को अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ये देखिए, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से 1, b की वैल्यू आ जाती है माइनस l और c की वैल्यू आ जाती है m। अब देखिए, तो यहाँ से हमारा जो रूट्स का सम है अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस एल अपॉन 1, यानी ये आ जाता है एल। और जो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है अल्फा बीटा वो क्या होता है सी अपॉन ए, यानी कि सी क्या है एम अपॉन 1, ये आ जाता है एम। देखिए अब हम इसको आगे हमें वो रिलेशन अपना प्रूव करके लाना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस 1। हमारे क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है कि जो हमारे रूट्स हैं दोनों अल्फा बीटा डिफर बाय 1, यानी उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो देखिए आगे क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, ये हमारी गिवन कंडीशन हो गई। देखिए यहाँ क्या होगा, अब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यही आ जाएगा। ये देखिए, अब ये जो अल्फा माइनस बीटा है हम यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। किस तरह से, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है किस तरह से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ये सॉल्व होके a माइनस बी का होल स्क्वायर ही दे देती है। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हम अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसकी जगह लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अभी जब हमने पीछे अभी सॉल्व किया था तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी l, यानी कि l स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू थी m, ये हम लिख देते हैं m इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया l स्क्वायर इज इक्वल टू 4m को हम उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा 4m प्लस 1, और यही कंडीशन हमें प्रूव करके लानी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
If p and q are the roots of a quadratic equation, x square minus alpha minus 2x minus alpha minus 1 is equal to 0. What is the minimum value of p square and q square? ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2x माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और p और q इसके दो रूट्स दिए हैं. देखिए इसको हम पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं. ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं. तो देखिए कंपेयर करके हमको क्या मिलता है, ये मिलता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 2 और c इज इक्वल टू मिल जाता है, c इज इक्वल टू मिलता है माइनस अल्फा प्लस 1. देखिए अब p एंड q इसके दो रूट दिए हैं हमें. तो अकॉर्डिंग टू रूट रिलेशन जो रूट्स का सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए यानी कि ये हो जाएगा माइनस और एक ये माइनस अल्फा माइनस 2 अपॉन 1. क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाती है अल्फा माइनस 2. और जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स होता है पी क्यू वो होता है c अपॉन ए. c अपॉन ए यानी c की वैल्यू है माइनस अल्फा प्लस 1. तो पी क्यू की वैल्यू आ जाती है माइनस अल्फा प्लस 1. इसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं. p प्लस क्यू इज इक्वल टू आया है अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 2 और पी क्यू की वैल्यू आई है माइनस अल्फा प्लस 1. देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. तो देखिए हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, हमें पी प्लस क्यू की वैल्यू पता है अल्फा माइनस 2. तो हम लिखते हैं पी प्लस क्यू इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2. हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास बन जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 p क्यू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा. यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ये बन जाता है. अब यहाँ देखिए ये पी क्यू की जो वैल्यू है हम यहाँ से रख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा. तो ये हमारे पास अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. हम इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमें मिल जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4, ये माइनस 2 अल्फा उधर जाके प्लस 2 अल्फा बन जाएगा और ये प्लस 2 भी एक हमें मिलेगा. तो ये बन जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस ये बन जाता है माइनस 4 अल्फा और प्लस 2 अल्फा, ये बन जाएंगे माइनस 2 अल्फा और 4 प्लस 2 बन जाता है 6. देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ट्रिक लगाते हैं क्योंकि हमें बताना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है. तो हम यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको ब्रेक कर देते हैं. इसको हम लिखते हैं 2 अल्फा और यहाँ से इसको 1 प्लस 5 में ब्रेक कर देते हैं 6 को 1 प्लस 5 में. तो देखिए ये जो हमारी टर्म है इधर ये बन जाती है, थोड़ा सा ऊपर से रख कर लेते हैं. देखिए ये बन जाता है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया. अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5
ये हमें मिल जाती है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो देखिए मिनिमम वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म होती है वो या तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर कोई और पॉजिटिव वैल्यू इसकी होगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम इसके वैल्यू को 0 कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फा माइनस 1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू जो है अल्फा यहाँ पे वेरिएबल है, तो हमने कंसिडर किया कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही हो सकती है, क्योंकि वो स्क्वायर टर्म है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो p प्लस क्यू स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। बस यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट a and b are real numbers such that ab is not equal to 1 and equation 120a square minus 120a plus 1 is equal to 0 and b square minus 120b plus 120 is equal to 0 holds, then find the value of 1 plus b plus ab upon a। देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं यहाँ पे, एक में वेरिएबल a है और दूसरी में वेरिएबल b है, और हमें फिर वैल्यू निकालनी है 1 प्लस बी प्लस ए बी अपॉन ए, एंड गिवन है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू 1। देखिए हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को पहले लेते हैं जिसमें कि वेरिएबल a है। यहाँ पे क्या होगा, हम इसको अगर कंसिडर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या आती है 120, b की वैल्यू क्या आती है -120 और c की वैल्यू आती है 1। अब हम कंसिडर करते हैं कि इसके जो दो रूट हैं वो x1 और x2 हैं, तो उससे क्या होगा, x1 प्लस x2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है माइनस b अपॉन a, यानी कि माइनस b की वैल्यू क्या है -120 और a की वैल्यू भी 120, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 1, और इसी तरह से x1 इंटू x2 की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो क्या होती है, वो होती है c अपॉन a, यानी कि c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू है 120, यानी कि x1 और x2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन 120। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरी इक्वेशन में क्या है, b यहाँ पे एक वेरिएबल है, हम सपोज कर लेते हैं कि इसके जो दो रूट हैं वो एक अल्फा और एक बीटा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो b है, यानी x की जगह यहाँ पे b है, तो यहाँ जो हमें वैल्यूज मिलती है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -120 और c इज इक्वल टू 120। तो देखिए यहाँ पे जो सम ऑफ रूट आएगा वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाता है -b अपॉन a, यानी कि ये आता है -120 अपॉन 1, यानी कि 120, और अल्फा बीटा जो आता है वो होता है c अपॉन a, यानी कि c की वैल्यू है 120 अपॉन 1 इज इक्वल टू 120, तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 120। अब आप देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए, x1 x2 की वैल्यू 1 अपॉन 120 है, और यहाँ पे जो हमारे दोनों रूट्स हैं अल्फा बीटा उनकी वैल्यू 120 है। हम इन दोनों को कंपेयर करके कह सकते हैं कि जो हमारी x1 x2 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन अल्फा बीटा के इक्वल है। अब अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से मिल सकता है कि जो x1 है वो 1 अपॉन अल्फा के इक्वल है, और जो x2 है वो 1 अपॉन बीटा के इक्वल है।
या फिर हम इनको रिवर्स भी कह सकते हैं कि जो अल्फा है वो 1/x1 है और जो बीटा है वो 1/x2 है। यानी कि ये x1 और x2 a की दो वैल्यू है और अल्फा बीटा जो है ये हमारे b की दो वैल्यूज हैं। तो इन्हीं में से एक एक वैल्यू लेके हमें अपने इस रिलेशन की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसमें क्या करेंगे अब आगे कि हम कंसिडर कर लेंगे कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी a वेरिएबल के साथ, उसमें a की एक वैल्यू x1 है, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो वैल्यूज ही होती हैं दोनों। और जो दूसरी इक्वेशन थी b वेरिएबल में, उसमें b की जो वैल्यू है वो बीटा, उसका जो दो रूट आए थे अल्फा बीटा, उसमें से हम बीटा को चूज करते हैं, यानी कि वो 1/x2 के इक्वल है। देखिए हमने ये इस तरह से क्यों लिया है, हमने b की वैल्यू को अल्फा यानी कि 1/x1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें गिवन कंडीशन है कि ab इज नॉट इक्वल टू 1। अगर हम a की वैल्यू को x1 और b की वैल्यू को अल्फा यानी कि 1/x1 ले लेंगे तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि x1 और 1/x1 की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो 1 के बराबर आ जाती है। तो इसलिए हमने a की वैल्यू को x1 लिया है और b की वैल्यू को हमने यहाँ से 1/x2 लिया है। अब हम अपनी इन दोनों वैल्यू को अपना जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए 1 + b + ab अपॉन a, यहाँ से हमें मिलेगा 1 + b यानी कि 1/x2 + ab यानी कि x1 और b है 1/x2, तो x2 यहाँ आ जाएगा और अपॉन a यानी कि x1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x2 + 1 + x1 अपॉन x1 x2, ये x2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 + x2 + 1 अपॉन x1 x2। तो देखिए x1 + x2 की हमने वैल्यू निकाली थी 1, तो ये आ गई 1 + 1 और x1 x2 की वैल्यू थी हमारी 1/120, 1/120। ये सॉल्व होके आ जाता है 2 × 120 यानी कि 240। तो यानी हमें जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आ गई 240। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 pipes are to be used. If the pipe of a larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter is used for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of a smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of the larger diameter to fill the pool. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो पाइप है, एक लार्जर डायमीटर का पाइप है और एक स्मॉलर डायमीटर का पाइप है। तो जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है वो किसी स्विमिंग पूल को कंप्लीटली भरने के लिए लार्जर वाले पाइप से 10 घंटे ज्यादा लेता है। तो उस स्विमिंग पूल में लार्जर पाइप को 4 घंटे के लिए खोला गया और स्मॉलर पाइप को 9 घंटे के लिए खोला गया, तो स्विमिंग पूल केवल आधा ही भरा। हमें बताना है कि अगर हम सेपरेटली दोनों पाइप्स को खोलेंगे तो वो कितने कितने घंटे उस स्विमिंग पूल को भरने के लिए लेंगे। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो हमारा लार्जर डायमीटर वाला पाइप है वो स्विमिंग पूल को कंप्लीट भरने के लिए x आवर्स लेता है, तो जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है वो 10 आवर्स एक्स्ट्रा लेता है, तो यानी वो x + 10 आवर्स लेता है उस स्विमिंग पूल को कंप्लीट भरने के लिए। अब देखिए क्या होता है कि जो लार्जर वाला जो पाइप है वो 4 घंटे के लिए खोला गया, तो यानी वो 4 आवर्स में स्विमिंग पूल के कितने पार्ट को फिल कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट फिल बाय लार्जर डाया पाइप इन 4 आवर्स। देखिए उसको x आवर्स के लिए खोला, उसको 4 आवर्स के लिए खोला गया, तो यानी कि वो 4 आवर्स में 4/x पार्ट भर देगा। तो इसी तरह से
जो स्मॉलर डाया वाला पाइप है वो 9 आवर्स में वो कितना पार्ट भर देगा स्विमिंग पूल का? वो भर देगा 9/x+10 पार्ट। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जब दोनों को, उसको 4 आवर्स के लिए और उसको 9 आवर्स के लिए खोला गया तो स्विमिंग पूल आधा ही भर पाया, यानी कि ये हो गया 4/x पार्ट और 9/x+10 पार्ट जो है ये मिलके हाफ हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये बन जाएगा x+10 और यहाँ पे आ जाएगा 4x+10 प्लस 9x इज इक्वल टू 1/2। ये आगे आ जाएगी हमारी, यहाँ से आ जाएगा 13x प्लस 40 अपॉन x² प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। आगे ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 26x प्लस 80 इज इक्वल टू x² प्लस 10x। हम इसको थोड़ा बैलेंस करके लिख लेते हैं। देखिए ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x², हम 26 को उधर ले जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा -16x और 80 को भी उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -80 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है जिसको कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन जो मैंने आपको अभी बताया था उसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। किस तरह से स्प्लिट कर देते हैं कि हमें उसका मल्टीप्लिकेशन तो 80 के बराबर आए और उसका जो सम या डिफरेंस है वो 16 के बराबर आए। तो देखिए हम इसको ब्रेक कर देंगे, इसको हम लिख देंगे 20 - 4 x - 80 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² - 20x प्लस 4x - 80 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ से हमें मिल जाता है x - 20 और यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी मिल जाता है x - 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x - 20 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक x - 20 इज इक्वल टू 0 रखने पे मिलेगा x इज इक्वल टू 20 और एक x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखने पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -4। तो देखिए x क्या था हमारा, x हमारा टाइम है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हमारी वैलिड नहीं है। हम कंसिडर करेंगे x इज इक्वल टू 20। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा लार्जर डाया पाइप है वो उस स्विमिंग पूल को पूरा फिल करने में 20 आवर्स लेता है। तो जो हमारा स्मॉलर डाया पाइप है उसको x + 10 आवर्स लगते हैं, यानी उसको कितना टाइम लगता है 20 + 10, यानी कि वो स्विमिंग पूल को कंप्लीट भरने में 30 आवर्स लेता है। तो ये आ जाता है 20 आवर्स और ये आ जाता है 30 आवर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A bus covers a distance of 240 km at a uniform speed. Due to heavy rain, its speed gets reduced by 10 km/h and as such it takes 2 hours longer to cover the total distance. Assuming the uniform speed to be x km/h, form an equation and solve it to evaluate x. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बस है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है और 240 किलोमीटर का एक डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम में कवर कर लेती है। लेकिन एक दूसरे केस में क्या होता है कि हैवी रेन हो जाती है तो उसको वही डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो 10 km/h रिड्यूस हो जाती है पहली स्पीड से। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको सॉल्व करना है। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो बस की यूनिफॉर्म स्पीड थी वो x km/h थी और जो उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस उसने कवर किया 240 किलोमीटर का। ठीक है, अब
अब यहाँ पे देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे उसको t1 टाइम लगा बस को, तो वो जो t1 टाइम है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 240 अपॉन x आवर्स। अब दूसरे केस में क्या होता है, जो हमारा केस 2 है, देखिए केस 2 में उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई ये। तो अब यहाँ पे जो उसको टाइम लगेगा t2, वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस तो वही है 240 किलोमीटर, लेकिन उसकी स्पीड अब हो गई x माइनस 10। तो जो ये t2 टाइम है ये हो गया 240 अपॉन x माइनस 10 आवर्स। अब जो हमारे क्वेश्चन में कंसीडर जो है एक कंडीशन दी हुई है कि ये जो t2 टाइम है ये t1 से 2 आवर्स ज्यादा है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे है। तो हम इसी कंडीशन को यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 240 अपॉन x माइनस 10 माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो हमारे पास आ जाता है ये x इंटू एक्स माइनस 10, ये आ जाता है यहाँ से 240x माइनस 240 x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। आइए इसको इधर लिख लेते हैं। ये हमारा आ जाता है यहाँ से, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है 2400 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। 240 से 240 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा। अब हम इसको इधर ले आएंगे, तो 2400 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 20, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 20x। तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आइए हम सॉल्व करते हैं। आइए इस इक्वेशन को हम आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला यूज करने के लिए हम इसको पहले अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आती है वो आती है 1, b की वैल्यू आती है माइनस 10 एंड c की वैल्यू आती है माइनस 1200। तो हमारा जो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला था वो क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए b की क्या वैल्यू है यहाँ पे, माइनस 10, तो माइनस b है तो ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू 10 है तो b स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1200 अपॉन 2a यानी कि 1। तो ये आ गया हमारा 10 प्लस माइनस 100 और ये प्लस 4800, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 4900 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 10 प्लस माइनस 4900, यानी ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 70 अपॉन 2। तो देखिए x की हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेंगी। क्या क्या कि x इज इक्वल टू, एक बार तो हम प्लस 70 कंसिडर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है 80 अपॉन 2 यानी कि 40, और जब हम माइनस कंसिडर करते हैं तो ये आ जाती है माइनस 60 अपॉन 2 यानी कि माइनस 30। लेकिन जो हमारा x है वो क्या है, वो बस की स्पीड है, तो इसलिए वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम कंसिडर करेंगे x इज इक्वल टू 40 हमारी वैलिड वैल्यू है, यानी जो बस की यूनिफॉर्म स्पीड थी वो
40 किलोमीटर पर आवर्स थी। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं अपनी यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।